ओके, आई गेस वी आर लाइव। एक बार मैं अपने एंड पे भी चेक कर लूँ, तब तक और लोगों को भी जुड़ने देते हैं। ठीक है, मेरी टेस्टिंग कंप्लीट है, ऑडियो और वीडियो ठीक चल रही है। ओके, हेलो एवरीवन, एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। टॉप 50 टॉपिक्स की हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, आगे चलकर और करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसको कैसे लीड करते हैं या इन सब चीज़ों को कैसे कवर करते हैं, वो कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि टॉप 50 टॉपिक्स कैसे डिसाइड होते हैं कि वो टॉप 50 टॉपिक्स है। मतलब हम आज हॉब्स भी पढ़ने वाले हैं ना, तो हम अपनी मन मर्जी से आइडिया नहीं उठा रहे। जो टॉपिक अच्छा लग रहा है वो उठा लिया, ऐसे नहीं है। क्वांटिफाइड हमने जो है किया है। हॉब्स ने भी यही चीज़ें की थी, उसने अपनी लाइफ में लॉजिकल रीजनिंग से सारी चीज़ें समझाई थी। हमने 17 पेपर्स उठाए हैं, उसको एक एक करके हमने देखा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस थिंकर के ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्लेटो हमने कवर कर लिया था, एक प्लेटो के ज़्यादा है। फिर हमें देखने को मिला कि हॉब्स के ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। एक मतलब देखने वाली बात है, हेलो सुनील, कि अरिस्टोटल, मतलब प्लेटो के बाद तो अरिस्टोटल आना चाहिए ना, लेकिन अरिस्टोटल के क्वेश्चंस कवर तो हो रहे हैं, लेकिन 17 पेपर्स में देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन उनके नहीं निकल कर आ रहे हैं, रादर हॉब्स के निकल कर आ रहे हैं, रूजो के निकल कर आ रहे हैं। तो इन थिंकर्स को तो हमने आगे कवर करना ही है। तो ऐसे हम टॉप 50 टॉपिक्स सारे यूनिट्स के निकाल लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के भी मैंने आपको डाटा दिखा रखा है। अगले यूनिट पे जब मूव करेंगे उनका डाटा दिखाएंगे। तो ऐसे टॉप 50 टॉपिक्स हमारे पूरे निकल जाते हैं। अभी हमने क्या किया है कि हमने इस सीरीज़ में ये 5 जो है कवर कर लिए हैं टॉपिक्स। आज हमने हॉब्स को कवर करना है, और बाय एंड ऑफ दिस सीरीज जब ये 50 टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना, हमारे 2000 से भी ज़्यादा अपने फैक्ट्स जो हैं कंसोलिडेट हो जाएंगे। और वो फैक्ट्स बार बार रिपीटेटिव फैक्ट्स है जो आपसे बार बार एग्जामिनर पूछता रहता है। और मतलब टॉपिक्स चाहे 50 है, लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो 200 से भी ज़्यादा जो है कवर हो जाएंगे। क्योंकि एक टॉपिक में कभी कभी हम 4 या 5 या 6 कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहे हैं, किसी में 2 कवर कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम हो रखे हैं। और फिर जो रिपीटेड टॉपिक्स है जो पिछले 17 पेपर्स में आ रखे हैं, उनका सिलेबस 100% आप कंप्लीट कर लोगे। और कोर जो सब्जेक्ट का होता है ना, अगर सब्जेक्ट के सिलेबस का कोर लगा कर चलोगे ना, तो उसका आप अगर 100% रिपीटेटिव का कर रहे हो तो सिलेबस का आप लगभग 45% हिस्सा इन्हीं वीडियो की सीरीज के जरिए ख़त्म कर लोगे। विमल गुड इवनिंग, सुनील हेलो, प्रजा हेलो, और श्रेया को भी गुड इवनिंग। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 लिस्ट दी गई है, इनको मैच करना है आपने। ठीक है, ये इजी है इसलिए कर सकते हैं। निकू, क्या नाम है, निकी, ओके, निकी भी गुड इवनिंग कह रहे हैं, रेडी टू लर्न, बहुत अच्छा एंथुसियाज्म दिख रहा है बच्चों में। सिद्धार्थ कह रहे हैं हाय, ओके। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी इन द वे क्योंकि एक मैच होगा, मेजर बुक आपको पता ही है किसी थिंकर की, एंड अदर अपने आप मैच हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट इसके आंसर देते जाओ। फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, सिद्धार्थ ने सबसे पहले आंसर दे दिया। सुनील भी फर्स्ट कह रहे हैं, विमल भी फर्स्ट कह रहे हैं, श्रेया भी फर्स्ट कह रहे हैं। तो फर्स्ट की जड़ी आप लोगों ने लगा दी है। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर है। लेकिन इसमें ना आप ना देखा करो, आपने आंसर दे दिया फर्स्ट, इजी था क्योंकि थॉमस हॉब्स को आपने लेवाइथन के साथ लगा दिया। चलो जी, आपका आंसर निकला है A4, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। लेकिन आपको ये देखना है कि मैं जब आंसर दे रहा था, क्या बाकी के थिंकर्स और उनकी बुक मुझे मैच करनी आ रही थी या नहीं आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले टाइम पर किसी ऐसा हो कि उसने ऑप्शन ही एग्जामिनर ने टाइट रखी है, फिर आप आंसर कैसे करोगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्या मुझे इसमें से मैनुअल कांत की बुक का पता था, क्या मिशेल फूको की बुक का मुझे पता था, क्या नयोमी क्लेन ऐसे थिंकर के बारे में पता है, उनकी किसी बुक के बारे में पता है। तो यस, सारी ऑप्शंस को देखना होता है एटलीस्ट जब आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन जब आप रियल एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, एलिमिनेशन से सीधा ही आंसर पता चल रहा है, यही बन रहा है, कोई बन नहीं रहा, डोंट वरी अबाउट दैट। हम वहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम स्कोर नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं स्कोर करना। तो जब सीख रहे हैं तो सीखने की थोड़ी सी हर चीज़ की वैलिडिटी, ठीक है, उसकी और एक्सप्लोरेटरी जो सेंस है आपकी और बढ़ा दीजिए कि और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, और ज़्यादा लर्निंग लेनी है। तो थॉमस हॉब्स की लेवाइथन बुक के आगे चलकर इनकी चर्चा भी रहने वाली है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो हमें हॉब्स के इसी बुक में से मिलने वाले हैं। 1651 में पब्लिश होती है
यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करते हैं। तो हॉब्स किन कैटेगरी में आते हैं? जो एब्सोल्यूटिज्म का नारा देते हैं, ठीक है, उस विचारधारा में जो है इनको इंक्लूड कर लिया जाता है। एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करते हैं, यानी उसके पास पूरी शक्ति है हर चीज़ को करने की, पीस मेंटेन करने की, ठीक है, सिविल वार ना हो। वो क्यों एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट की क्यों बात करते हैं, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है, आगे चलकर ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इस लेक्चर में समझ आती जाएगी। इमैनुअल कांत, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इनकी राइटिंग है, ठीक है, 1781 में आती है। और यहाँ पर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को लेकर उन्होंने की स्ट्रक्चर्स जो है बता रखी है कि कैसे क्या क्या ह्यूमन सोच है, ठीक है। मीन्स और एंड की बात करते हैं। इमैनुअल कांत के भी बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। परपेचुअल पीस की बात करते हैं। ये फेमस आइडियाज़ है जो PYQ में पूछते रहते हैं, ठीक है। मिशेल फूको, ऑर्डर ऑफ थिंग्स, इनकी ये बुक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में कंट्रीब्यूशन है, पोस्ट मॉडर्निज्म में इनकी कंट्रीब्यूशन आती है। ये बताते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसे इवॉल्व हुई है, ह्यूमन साइंस, सिस्टम ऑफ थॉट, जैसे हम आज सोच रहे हैं, वो सोचने समझने की जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है वो कहाँ से आई, ऑर्डर ऑफ थिंग्स में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। नाओमी क्लेन, ऑन फायर इनकी राइटिंग है। ये क्लाइमेट जस्टिस का आप कह सकते हो एक मैनिफेस्टो की तरह ही ये राइटिंग है, ठीक है, जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे हमें पूरे इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ढांचे को चेंज करना होगा क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। तो छोटी मोटी पॉलिसी से काम नहीं बनेगा, इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करना होगा, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर किसी ने क्लेम किया है, कहते किसने ये क्लेम किया है, ये भी ऑब्वियस आंसर है। क्लेम क्या किया है कि साइंस और पॉलिटिक्स जो है उनसे ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं है, मतलब उनके साथ ही इसकी शुरुआत हुई है। शुभम कह रहे हैं मेरा MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 2 अगस्त को है। आई श्योर शुभम, और भी जो स्टूडेंट आपके साथ आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनका भी शायद होगा। उन सबको ऑल द बेस्ट इस एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स से सेकंड इसका आंसर है ऑफ कोर्स। सिद्धार्थ 1 कह रहे हैं, 1 नहीं बनता है वैसे तो सेकंड ही बनना चाहिए, ये बहुत ईजी है क्योंकि हॉब्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हॉब्स तो आंसर में आएगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, तो हॉब्स तो आएगा ही आएगा। बट मज़ेदार बात ये नहीं है कि आपने आंसर ढूंढ लिया कि ये स्टेटमेंट किसकी है। मज़ेदार बात ये है जो अब मैं सवाल आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आप दोगे, तो एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हॉब्स कहते हैं कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स मुझसे ज़्यादा पुरानी नहीं है। हॉब्स ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं ही एक पहला व्यक्ति हूं जिसने पॉलिटिक्स को साइंटिफिक वे में इस्टेब्लिश कर दिया, रीजन में ग्राउंडेड है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल मेथड मैंने यूज़ किया है। तो वो ये कह रहे हैं अगर थॉमस हॉब्स पॉलिटिक्स को साइंस की तरफ लेकर जाते हैं तो वाई अरिस्टोटल जो है पॉलिटिकल साइंस के फादर बन जाते हैं और थॉमस हॉब्स नहीं बनते। जबकि थॉमस हॉब्स, या तो उनका ये क्लेम गलत है, ये क्लेम जस्टिफाइड नहीं है, चोड़ में आकर खुद ही क्लेम करी जा रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है, और जहाँ फिर ये क्लेम जो है बहुत सारे स्कॉलर इसके साथ सहमति जताते हैं कि यस, हॉब्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को या पॉलिटिक्स को उसमें साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऐड किया, ग्राउंडेड किया उसको रीज़न और लॉजिक के साथ। तो ये सवाल खड़ा होता है फिर अरिस्टोटल ने क्या किया। फिर हम कहते हैं कि भाई अरिस्टोटल की थ्योरी में ना पता क्या था, अरिस्टोटल ने ना पॉलिटिक्स को एथिक्स से सेपरेट नहीं किया है। तो वो पॉलिटिक्स को तो बताते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी करनी शुरू कर दी थी पॉलिटिक्स की, इसलिए उनको खिताब मिल गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बट फिर भी साइंस के वे में नहीं थे, एथिक्स था, क्योंकि उनका एक नॉर्मेटिव भी थॉट चलता है अरिस्टोटल का। नॉर्मेटिव समझते हो? वो कहते हैं सरकारी कैसे होनी चाहिए, गुड लाइफ क्या होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, सिस्टम कैसे होनी चाहिए, कौन सी सरकार बेस्ट है, कौन सी बुरी है, ठीक है। तो वो जब चाहिए वाले सिस्टम बताने लगते हैं ना, अपने से बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इंसान ऐसा होना चाहिए, गुड लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो अरिस्टोटल भी जो है नॉर्मेटिव और एथिकल चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं। पूरी तरह से साइंस तो उनमें भी नहीं फिर दिख रही है। लेकिन अब आ रहा है कि अगर सारा चीज़ें ऐसे थे कि पॉलिटिक्स और एथिक्स को ही साथ को लेकर चल रहे, तो मैकियावेली वाज द फर्स्ट जिन्होंने पॉलिटिक्स और एथिक्स को सेपरेट किया था। तो मैकियावेली को क्यों नहीं ये खिताब दिया जा रहा कि वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है? ठीक है, मैकियावेली ने पॉलिटिक्स को एथिक्स से सेपरेट कर दिया था, उसने प्योर पॉलिटिक्स की बात की, कोई एथिक्स नहीं। कहते मॉरलिटी को तो हम डस्टबिन में डालते हैं, आपकी ये रही मॉरलिटी, ये डाल दिया मैंने डस्टबिन में, अब प्योर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम बताएंगे कि एक्चुअल पॉलिटिक्स एग्जिस्ट कैसे करती था। ये वो रियलिज्म में आते हैं, रियलिस्ट कहलाए जाते हैं मैकियावेली।
लेकिन उसके बावजूद हॉब्स जो है वो साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऐड कर रहे हैं। लेकिन खिताब अरिस्टोटल को इसलिए मिला क्योंकि सिस्टमेटिक स्टडी जो पॉलिटिक्स की शुरुआत उन्होंने की, इसलिए पॉलिटिकल साइंस के फादर वो हैं, थॉमस हॉब्स नहीं है। बट पहले व्यक्ति थॉमस हॉब्स ही बन जाते हैं। पहले व्यक्ति मतलब उन थिंकर्स को जिनको हम पढ़ते हैं उनमें से साइंटिफिक वे में पॉलिटिक्स की चीज़ें बताना, बिल्कुल ही सेकुलर वे में बताना, कोई रिलीजियस डेफिनेशन नहीं है, कोई लॉजिक मतलब आप डिवाइन राइट थ्योरी नहीं है, ऐसी चीज़ें जो चलती आ रही थी हॉब्स ने उनका सहारा तक नहीं लिया और सारी थ्योरीज दी, स्टेट को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, हर चीज़ की उन्होंने जो है इसकी थ्योरी दी। तो ये क्लियरली व्यू जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वाज नो ओल्डर देन हिमसेल्फ, मतलब मुझसे बड़ी नहीं है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ही लेकर आया हूँ इस दुनिया में पॉलिटिक्स, साइंस की पॉलिटिक्स को। तो ये उनका वर्क है द कॉर्पो, उसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया है। ट्रेडिशनल थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो पॉलिटिकल रिलीजन की दी जाती है, बिब्लिकल स्टोरी चलती थी, एडम और ईव, या फिर रॉबर्ट फिल्मर के आइडिया चलते थे, डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी दी जाती थी, ठीक है, वो सारे आइडियाज़ ही खारिज कर देते हैं और नए वे में लेकर आते हैं। तो ठीक है, इसलिए अरिस्टोटल से बढ़कर काफ़ी एडवांस होकर हॉब्स जो है रीजनिंग यूज़ करके, बहुत सारे मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ करके, गैलीलियो से इंस्पायर होकर उन्होंने पॉलिटिक्स पे काम किया है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में हॉब्स के साथ एसोसिएटेड है। अब ये भी एक स्टेटमेंट है तो ये हॉब्स की स्टेटमेंट, बट आपसे ये पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट उनकी किस राइटिंग में आती है, कौन सी बुक में ये स्टेटमेंट दी उन्होंने कि लॉ इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन हुज परसेप्ट कंटेन्स इन द रीजन ऑफ ओबीडियंस। ये किस राइटिंग में आए? सेकंड फर्स्ट तक चल रहे हैं, ठीक है। आंसर ऐसे है कि पहले और दूसरे में कंफ्यूजन है। मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, ठीक है। इसको दिसिवे कहते हैं, दिचाई भी कहते हैं, और कुछ सेंस में लैटिन वर्ड में मैं पढ़ रहा था कि इसको दिकिवे भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग वे है प्रोनाउंस करने के, डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लैटिन में कर रहे हैं या इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें कर रहे हैं। BH मेरे यूनिवर्सिटी के दिलों ने 2025 आई एम प्रेजेंट सेकेंड, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम विमल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो अब पता चल गया कि इस राइटिंग में है, बट इससे पर्पस नहीं सॉल्व होता है, ठीक है। ये राइटिंग कब आती है? 1642 में आती है, थॉमस हॉब्स में आती है, ठीक है। थॉमस हॉब्स की राइटिंग है, द चिवे बुक का नाम है, द किवे भी कहा जाता है, द साइव भी कहा जाता है, अलग अलग वे में प्रोनाउंस किया जाता है। बट ये मीनिंग क्या है? अब इस मीनिंग में हॉब्स की ना एक तरह से फिलॉसफी का, थ्योरी का क्रक्स छुपा हुआ है कि लॉ इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन हुज प्रेसेप्ट कंटेन इन द रीजन ऑफ ओबीडियंस। ये बहुत मज़ेदार है, इसको समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर तो हम क्या ही कर रहे हैं, फिर तो हम फैक्ट ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ, ओके। तो पहले तो ये समझिए कि लॉ को वो कह रहे हैं कमांड है, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि लॉ एक कमांड है। तो यहाँ पर कमांड की बात कर रहे हैं, यानी कमांड किसी के मुख से निकलेगी, कोई यानी इसको बनाएगा, ओके। कौन बनाएगा? कहते हैं वो पर्सन, अच्छा, ऑफ दैट पर्सन। तो हम कह रहे हैं कौन पर्सन बना रहा है? कहते वो पर्सन बना रहा है, यहाँ पर आंसर दे रहे हैं अब कि जो जिसको ओबे किया जा सके और ओबे करने के पीछे एक रीज़न भी छिपा हो। तो ये एलिमेंट्स है, उन्होंने बताया कि लॉ को क्यों ओबे किया जाए और लॉ क्या होता है। ये लॉ की एक तरह से वो डेफिनेशन दे रहे हैं। अब इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्योंकि उसको डिवाइनली सैंक्शन है, गॉड ने किंग की ड्यूटी लगाई है, इसलिए आपने किंग की बात माननी होगी। रॉबर्ट फिल्मर के ये आइडिया थे, ठीक है। तो ये फिल्मर के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप उस बंदे को ओबे कर रहे हो क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है कोई, और वो आपको सजा दे सकता है, और आपको पता है वो जो सजा मिलेगी भाई दर्द होगा, वो जब डंडा मारेगा, जेल में भेजेगा या फांसी की सजा सुना देगा, तो आपको रियलिटी पता है आपके साथ क्या हो सकती है। तो इसलिए वो पर्सन को आप ओबे करते हो, इसलिए लॉ उसकी कमांड है, वो जो कहेगा आप उसको सुनोगे, मानोगे। तो ये है इसका मीनिंग कि वो लॉ की डेफिनेशन दे रहे हैं इन ए सेकुलर वे, डिवाइन राइट थ्योरी का सहारा नहीं ले रहे हैं, कोई बिब्लिकल यानी बाइबल की डेफिनेशन से निकाली हुई एडम ईव की डेफिनेशंस नहीं है।
वो सिंपल लॉजिकल तर्क से कह रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, लॉ क्या है और क्यों लोग जो है उस लॉ को फॉलो करना चाहेंगे, उनको क्यों करना पड़ रहा है, वो ये चीज़ समझाइए। ये चीज़ समझ आ गई है तो यस लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आ गई है, यस यस करते जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखते जाइए सो डैट मुझे पता चले कि मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ। मेरे साथ लाइव में इंटरेक्ट करने वाले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, बैठे सिर्फ बाबा जी के प्रवचन नहीं सुन रहे हैं। क्लियर हो गया ये आइडिया कि यस उन्होंने लॉजिकल बात रखी है, ये लॉजिकल बात उन्होंने रखी है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ये गंदा सा क्वेश्चन बना दिया। लेवाइथन बुक के चैप्टर्स हैं, कहते हैं उन चैप्टर्स को हम लिख कर दे देते हैं, लगाओ उनको ऑर्डर में, सीक्वेंस में लगाओ, जैसे हम हर बुक के पढ़ रहे हो, हॉब्स की, ठीक है, या अदर थिंकर्स की, और उनके इंडेक्सिंग पे हमारा ध्यान है भाई कि कौन सा चैप्टर उसने कहाँ पर लिखा हुआ है, 6वें नंबर पे कौन सा है, 8वें नंबर पर कौन सा है। कोई सेंस बनती है इसकी? मतलब हॉब्स को इससे ज़्यादा शर्मिंदा नहीं किया जा सकता कि हॉब्स ने इतनी लाइफ मेहनत करके अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी बिल्ड की, साइंटिफिक ग्राउंडेड वे में, रैशनल वे में करी, ठीक है, लॉजिक्स दिए, तर्क दिए, सब कुछ किया, और आपसे एक बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन लेकर आपके मुंह पर मारा है एंटी ने, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कुछ बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ, 3-3 करके कह रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर क्या हो सकता है। आप कह रहे हो 3 है, मैं देख लेता हूँ, नहीं, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट निकल आ रहा है और ABDC निकल कर आ रहा है, तो ये इसका आंसर बन रहा है। कोई सेंस नहीं है इसकी। ये हमेशा ही क्वेश्चन एक्सेप्शन रहा है। जब ये क्वेश्चन आया था ना, तब तो ये क्वेश्चन को लेकर मुझे स्टूडेंट ने इतना कहा कि सर हमें ना हर बुक थिंकर की जितनी है ना, उस सबके इंडेक्सिंग निकाल कर दे दो। अरे मैं क्या, छोड़ो यार, एक क्वेश्चन के लिए इतना क्या करना, और एक्सेप्शन मान के चलो, एक आ भी गया, छोड़ो ऐसा क्वेश्चन। आप इसको पढ़ने में लग जाओगे तो कब समझोगे हॉब्स की अदर थिंग्स के बारे में? आप तो बस हॉब्स की 4-5 बुक्स की इंडेक्सिंग पढ़ रहे हो, कार्ल मार्क्स की 10 बुक्स है उसकी इंडेक्सिंग पढ़ते रहोगे। इंडेक्सिंग पढ़ने आए हो क्या आप? पॉलिटिकल साइंस के आप एक्सपर्ट बनने वाले हो, स्कॉलर बनने वाले हो, ठीक है, पढ़ाने वाले हो स्टूडेंट्स को। ये बताओगे मैं ये पढ़ के आया था कि मार्क्स की कौन कौन सी बुक का इंडेक्सिंग, चैप्टर नंबर किस किस नंबर पे है, ये चीज़ें याद करने आए हैं क्या? ये नहीं करने आए। तो वहाँ पर ही आपका विद्रोह, रिवोल्ट दिखना चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चन को ना याद करेंगे, आपने डालना है आप डाल लो, हम और क्वेश्चन से आंसर करने की कोशिश करेंगे। एनीवे, ये देखिए लेवाइथन बुक के 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में मैन ऑफ मैन, पार्ट 2 में ऑफ कॉमनवेल्थ, पार्ट 3 में ये लिख रखा है। चलो छोड़ो, क्या ही पढ़ाना है इसका। पार्ट 1 के सीक्वेंस ये थे और इस हिसाब से आपका आंसर निकल रहा है। ये तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये मेरा भी विद्रोह है कि मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। जाओ कर लो जो करना है। ओके, सेकंड, अब आते हैं, अब बात आई ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछो हमसे, ऐसे क्वेश्चन फिलॉसफी पे क्वेश्चन पूछो हॉब्स के। फिलॉसफी को लेकर आपसे क्या पूछा जा रहा है? 4 ऑप्शंस दी गई है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी गई है और आपने बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट हॉब्स की फिलॉसफी से निकल कर आ रही है। अब ये वही बता पाएगा ना जिसने हॉब्स की फिलॉसफीज को, हॉब्स की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है। जिसने पढ़ा ही नहीं है वो कैसे बता पाएगा कि हॉब्स के व्यू पॉइंट क्या होने चाहिए किस चीज को लेकर? देखते हैं कितने आंसर निकल कर आते हैं। कीजिए इसको पढ़कर आंसर। सिद्धार्थ ने सबसे पहले आंसर दिया कि इसका आंसर 4th है। पेपर 1 के मैम भी आ रखे हैं, उद्बा कह रहे हैं सर वेरी गुड, कीप गोइंग, ग्रेट, थैंक्स। थैंक यू मैम, अप्रिशिएट करने आए आप स्पेशल। सिद्धार्थ ने 4 का, बाकी सुनील ने 1, विमल 1, दिव्यांशी 1 है, अंजलि 1 है और प्रजा 4 है। ठीक है, 1 और 4 के आसपास घूम रहे हैं हम। ओके, पहला आंसर है A और C है। जो 4 कह रहे हैं मैं देख लूँ, उनको लग रहा है B और C है, मतलब उनको B ठीक लग रहा है कि परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड जो है हॉब्स का आइडिया है। अरे हॉब्स तो इस आइडिया को धो मारते हैं और बहुत अच्छा धोते हैं, वो समझना है। अब ये समझो एक एक चीज़ को कि एक तो ये वर्ड सारे समझने लायक है जो जो जितने जितने लिखे हैं। सबसे पहले तो ये समझो, ह्यूमन नेचर के बारे में जब हॉब्स बात करते हैं ना, वो कहते हैं भाई अगर आपने ह्यूमन नेचर को समझना है, इस दुनिया को समझना है, भूल जाओ स्पिरिचुअलिज्म, भूल जाओ अदर वर्ल्ड, भूल जाओ हेवन, भूल जाओ एडम एंड ईव, भूल जाओ बाइबल क्या कहती है, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। हम ना लॉजिकली खुद अपने दिमाग से सोचते हैं
कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है ये नहीं हमने देना, हम खुद सोचते हैं, कहते ठीक है। और कहते हैं ह्यूमन नेचर में जो नीड्स होती है ना, वो नेचुरल जो बॉडी की नीड्स है वो हमें दिखाई देती है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक है, तो ये नीड्स होती है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि देयर इज नो सम्मम बन्नम, ये कहीं सुन लिया वर्ड कि देयर इज नो सम्मम बन्नम, ये क्या कहा है, इसका मतलब वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड जैसी कोई चीज नहीं होती है। हॉब्स कह रहे हैं, ये देखिए एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटेस्ट गुड, डी में लिख रखा है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट गुड नहीं होती है। फिर उन्होंने कहा ह्यूमन विल डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसजेंडर, ए अपने आप में जस्टिफाइड हो गया, ए ठीक हो गया, डी गलत हो गया, डी को हटा देना है, डी को एलिमिनेट करोगे, सेकंड से हो गया, थर्ड से हो गया। लेकिन अब आपने ये समझना है कि ये ग्रेटेस्ट गुड नहीं होती है। हॉब्स ने कहा इसके मायने क्या बनते हैं। अरिस्टोटल और पॉलिटिकल साइंस को हम जब पढ़ते हैं, इवन हम प्लेटो को भी पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं हम ना इंसान दुनिया में क्या करने आए, गुड लाइफ जीने आए हैं। तो कहते हैं गुड लाइफ क्या है, कहते हैं गुड लाइफ जो है अच्छा जीवन व्यतीत मिलना है जिसमें हैप्पीनेस, उनकी अपनी डेफिनेशन है, यूडिमेनिया का अपना कॉन्सेप्ट है, अरिस्टोटल का। तो हॉब्स खारिज कर देते हैं, कहते हैं ग्रेटेस्ट गुड क्या होती है। मॉन्क है, वो मस्त है मेडिटेशन से, उसको ये गुड लाइफ लग रही है। एक अयाश बंदा है, उसको पार्टियां करके गुड लाइफ लगती है, उसको उसी में हैप्पीनेस आती है, उसकी गुड लाइफ वो है। स्टूडेंट को हो सकता है पढ़कर एग्जाम निकालने में मजे आते हैं, उनके लिए गुड लाइफ वो है। हर एक के लिए गुड लाइफ है, ठीक है। बच्चे कहीं सेट हो जाएं, ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत कर जाएं, माँ के लिए गुड लाइफ ये है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, हैप्पी है, ठीक है, ये गुड लाइफ है। तो कहते हैं गुड लाइफ के आइडिया हजारों हैं, एक इंडिविजुअल को बदलो उसकी डिजायर के हिसाब से गुड लाइफ के आइडिया ही बदल जाते हैं। तो कहते हैं इसलिए अगर गुड लाइफ का आइडिया ही क्लियर नहीं है इंडिविजुअल को, कोई एक आइडिया है ही नहीं, देयर इज नो यूनिवर्सल आइडिया ऑफ गुड लाइफ, तो फिर हम गुड लाइफ के बारे में पीछे क्यों भाग रहे हैं। और गुड लाइफ को बनाने के लिए वैसी पॉलिसी, वैसी गवर्नेंस, वैसी स्टेट, वैसे सिस्टम, वो प्लेटो और एरिस्टोटल जो कहते हैं ना कैसी बेस्ट स्टेट होती है, क्यों भाग रहे हो इसके पीछे में। ये सारी चीज़ों के बारे में भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ग्रेटेस्ट गुड को भी रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं परपेचुअल मतलब होता है निरंतर जो चीज़ चलती रहती है, कंटिन्यूज रहती है। फिर आता है ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड का मतलब है पीस ऑफ माइंड, ठीक है, जहाँ आप कह लो हैप्पीनेस ऑफ माइंड। ये कहते हैं लगातार चलती रहती, कहते हैं लगातार चलने वाला पीस होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ह्यूमन नेचर का पार्ट ही नहीं है। लाइफ का नाम है लाइफ इज ऑलवेज इन मोशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि चलती का नाम जिंदगी, चलती रहती है। तो वो कहते हैं पीस भी आपको परमानेंट नहीं मिल सकता। आज आपने कोई चीज़ अचीव की, आप बड़े खुश हो, आपको पीस मिल रहा है, वो टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा। आप में नई इच्छा पैदा हो जाएगी, आप कुछ नया करना चाहोगे, आपके नए झमेले शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ रहे हो, आप एग्जाम देना चाहते हो, एग्जाम निकल जाएगा, नेट का निकल जाएगा, उनको जेआरएफ की पड़ी रहेगी। जिनका जेआरएफ निकल जाएगा उनको पीएचडी एडमिशन में तंग करने लगेगी, पीएचडी की एडमिशन वो ले लेते हैं, उनको तंग करने लगता है, फेलोशिप टाइम पे नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, थीसिस का टाइटल फाइनल नहीं हो रहा, सुपरवाइजर ऐसा है, उनका और झगड़े शुरू हो जाएंगे। फिर वो भी कर लेंगे, वाइवा भी हो जाएगा, जॉब्स का भी हो जाएगा। फिर जॉब्स में जाकर बॉस मिलेंगे, ठीक है, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो प्रिंसिपल मिलेगा, मैनेजमेंट पता नहीं कैसी मिलती है, वो अलग से झगड़े शुरू हो जाएंगे। और लाइफ इज ऑलवेज इन मोशन, चलता रहेगा, तो आपको पीस नहीं आने वाला। तो मत कहो कि ट्रैंक्विलिटी होता है, ठीक है, पीस होता है। अरिस्टोटल की थ्योरी यही कर रही थी कि हम हैप्पीनेस फाइंड कर सकते हैं, ह्यूमन हैप्पीनेस अल्टीमेट गोल है, हैप्पीनेस पाने आए हैं, हैप्पीनेस कैसे पाई जाएगी, ऐसी स्टेट बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा सिस्टम बना देते हैं। मत भागो, कहते हैं हैप्पीनेस चेंज होती रहती है, ये भी सब्जेक्टिव है, हर इंसान की डिज़ायर के हिसाब से चेंज होती जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं फिर भी कांस्टेंट रहती है ह्यूमन नेचर में, वो है उनका डर रहता है, उनमें डर होता है किसी चीज़ों का लेकर। तो हॉब्स की थ्योरी जो है डर के बेसिस पे चलती है। बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी आगे चलकर। एनीवे, तो ये आइडिया भी अब आपको समझ आ गए होंगे कि क्या कह रहे थे हॉब्स। अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ईजी है, बट सवाल ये है, ये जितने आइडियाज़ यहाँ पर लिख रखे हैं, ये आइडिया किसके हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि ये आइडिया है क्या, ये आइडिया भी पता होना चाहिए, ठीक है। सुनील कह रहे हैं सेकंड है, ठीक है, वो तो हॉब्स को एब्सोल्यूटिज्म के साथ अटैच किया, मिलाया, ए का फोर्थ अपने आप आंसर बन गया। बहुत अच्छे, ये तो क्वेश्चन निकाल लिया, ये तो शाबाशी मिलती है, क्वेश्चन निकाल लिया, लेकिन मुझसे नहीं मिलेगी। क्वेश्चन निकालने की शाबाशी से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। मैं सेटिस्फाइड तब होता हूँ जब मेरा स्टूडेंट जाकर इन आइडियाज़ के पीछे की सारी फिलॉसफी को जानता होगा, क्योंकि कल को जाकर भाई आप लोगों ने पढ़ाना है, ठीक है। एनटीए चाहता है आप पढ़ा ना पाओ, आप अच्छे टीचर ना बनो, तभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आपने अच्छे टीचर बनना है तो आपको एब्सोल्यूटिज्म पर
क्यों हॉब्स का डिफेंस आता है, किन चीज़ों को लेकर आता है? वो तो कहते हैं कि अगर एब्सोल्यूट सॉवरन एग्जिस्टेंस में आता है तो उसको कोई थोप नहीं रहा है, किसी भगवान ने नहीं भेजा है, ऐसी कोई डिवाइन सैंक्शन नहीं है, कोई रिलीजन सैंक्शन नहीं है, ये इंडिविजुअल्स ने क्रिएट किया है। और उसके पीछे की वो स्टेट ऑफ नेचर की कहानी हमें सुनाते हैं, स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया आपको पता होगा, और कहते हैं उनकी मर्जी से, कॉन्सेंट से ये फाउंडेशन हुई है लेजिटिमेट अथॉरिटी की। और इसीलिए ये सॉवरेनिटी जो है एब्सोल्यूट है। अगर एब्सोल्यूट नहीं होगी तो इंडिविजुअल मनमर्जियाँ करेंगे, और जब कहता है इंडिविजुअल मनमर्जियाँ करते हैं तो वो कुछ भी करते हैं, वो एक दूसरे को मार सकते हैं, एक दूसरे की कमाई हुई चीज़ों को चोरी कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, ठीक है, किलिंग, मर्डर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए एब्सोल्यूट सॉवरेन चाहिए, मोस्ट पावरफुल सॉवरेन चाहिए। बी, लॉक की थ्योरी जो है वो भी कॉन्सेंट पे है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं। हॉब्स अपने स्टेट पर, सॉवरेनिटी पर किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स नहीं लगा रहा है, लिमिटेशन नहीं लगा रहा है, लॉक लगाते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है। हॉब्स एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, लॉक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों ही अलग चल रहे हैं और दोनों ने लॉजिक और रीजन दिए। लॉक ने अपने रीजन दिए हैं, ठीक है। लॉक ऐसे नहीं है कि सिर्फ हॉब्स ही थे जो रैशनली बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, लॉक भी लॉजिकल और रैशनल ग्राउंड बनाते हैं और बताते हैं। हॉब्स बस इंडिविजुअल पर विश्वास नहीं करते, कहते इन लोगों को अकेला छोड़ो, इनके अंदर का जो दरिंदा, जो जानवर है ना, आपको दिख जाएगा क्या क्या करते हैं, मारेंगे, काटेंगे एक दूसरे का, ठीक है, कुछ भी करेंगे। लोग कहते हैं इंडिविजुअल है ही रैशनल बीइंग, उनको पता है मार कर फायदा नहीं होने वाला, मैं किसी को मार रहा हूं, कल मुझे कोई मारेगा, कितने लोग एक दूसरे को मारेंगे, तो वो रैशनल बीइंग है। कहते हैं अगर वो रैशनल बीइंग है, इसका मतलब अच्छा भला बुरा अपना समझ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा भला बुरा अपना समझ सकते हैं तो फिर स्टेट सॉवरेन थोड़ी ना बताएगा तुमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तुम एब्सोल्यूट सॉवरेन क्यों बैठा रहे हो, लिमिटेड गवर्नमेंट बैठाओ, लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज़ों को मेंटेन कर रहे, लाइफ लॉ कहते हैं ना कि 3 राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लिबर्टी होगी, लाइफ हो गया और प्रॉपर्टी, इनको प्रोटेक्ट करो, बाकी छोड़ दो, इंडिविजुअल देख लेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट पे वो लिमिट लगा देते हैं, इसलिए लिमिटेड गवर्नमेंट है, और इसीलिए हॉब्स की एब्सोल्यूटिज्म में एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करते हैं। तो दोनों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, दोनों ने अपने अपने रीजन दिए हैं। वो कहते हैं एब्सोल्यूट होनी चाहिए, वो कहते हैं लिमिटेड होनी चाहिए। तो ये चीज पता होनी चाहिए। अक्षय कह रहे आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल। अक्षय आप पर प्राउड है। सेंट्रल टीनट और जो रूजो का है वो है पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया। गवर्नमेंट की अथॉरिटी लेजिटिमेसी में होती है, ठीक है, लोग खुद कंसेंट करते हैं गवर्न करने के लिए। लोग क्यों करते हैं उसकी एक अलग कहानी है, जनरल विल की अलग कहानी है, रूजो के आइडिया भी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जब हम रूजो पर जाएंगे तो रूजो के आइडिया को पढ़ेंगे, क्योंकि रूजो को मैंने कवर करना है, टॉप 50 टॉपिक्स में रूजो का नाम है। मिल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ये एक इलेक्शन मेथड है, आपको पता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप को मौका मिल जाता है रिप्रेजेंटेशन में आने का। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो कहते हैं। इलेक्शन के जब आप मेथड्स पढ़ते हैं, कंपैरेटिव में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं ये सारे मेथड्स भी कवर करता होता हूँ। एक और इलॉजिकल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखें या रखें, एनटीए चाहता है कि हर थिंकर के डेट ऑफ बर्थ याद रखें आप। फटाक से आंसर आ रहे हैं, एक 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 करके आंसर आ रहा है। पता क्यों आ रहा है? अरिस्टोटल दिख रहा है कि ये तो एशियंट थिंकर है, पुराना है, बीसी टाइम का है। इसको लगाओ पहले और डी एक ही जगह पर पहले में है, पहले पर, ठीक है। तो यह एक आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना आपके लिए कि जल्दी निकल गया। ब्राउनी बाइंड्स थे, ठीक है, अरिस्टोटल पहले आते, फिर मैकियावेली आते, फिर हॉब्स आते, लोक आते, फिर रूसो आते। ओके, इनकी डेट्स कुछ इस तरह से रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इन्होंने कहा है कि ये भी इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जिसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनका ही कोट आ गया है। स्टेटमेंट है लाइफ एक परपेचुअल रेस्टलेस डिजायर है। बहुत अच्छे अंजलि, आज देते जाओ फास्ट फास्ट आंसर। फॉर पावर आफ्टर पावर दैट सीजेस ओनली इन डेथ। रूजो की जो पॉपुलर सोवरेनिटी अक्षत कह रहे हैं कि बात करते हैं, उसे तो हिटलर भी इंस्पायरिंग होकर अपने नेशनलिज्म, वो आइडिया मिसयूज हो गए भाई,
मिस यूज हो गया रूजो का आइडिया, चेक्स एंड बैलेंस नहीं लगाए रूजो ने, जो उन्होंने बात जनरल विल की समझानी चाहिए थी वो उसका मिस यूज हो गया। तो ऐसे होता है, मिस यूज होता है। तो एनीवे इन सब का आंसर जो है, कुछ लोग वन भी कह रहे हैं, अरे वन नहीं है आंसर यार इसका, ओके इसका हॉब्स आंसर है। ये हॉब्स का बहुत ही फेमस कोट है, मतलब आप इस कोट को वो नकार नहीं सकते हो, ठीक है। ये कोट ऐसा है कि आप भूल नहीं सकते हो। हॉब्स ने अपने लेवाइथन के फेमस बुक में ये कोट किया, और उन्होंने क्या है कि ह्यूमन बींग्स में ना एक इनसैटिएबल डिज़ायर होती है पावर की। इसका मतलब होता है कि कभी ना ख़त्म होने वाली पावर की डिज़ायर होती है। आप कहोगे मेरे में नहीं है सर, मेरे में पावर में डिज़ायर ही नहीं है, मैं नहीं बनना चाहता हूँ नेता, तो आप पॉलिटिकल पावर को पावर समझ रहे हो। पावर को जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा, मेरा क्रैश कोर्स है यूट्यूब पे पॉलिटिकल थ्योरी का लेकर, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है, उसमें पावर भी हमने कवर किया है। तो आप समझिए पावर का मीनिंग क्या होता है। पावर सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं है कि नेता बनना, मंत्री बनना, संतरी बनना या पीएम बनना, ये बनना, पावर और भी है। तो कहते हैं ये पावर की डिज़ायर ह्यूमन में ऐसी होती है, ऐसी प्रबल होती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। और ये कहता है ख़त्म कब होती है? हॉब्स कहते हैं मैं बताता हूँ। हम कहते हैं बताओ जी कब ख़त्म होगी? कहते हैं ये ख़त्म होती है जब वो खुद ख़त्म होता है। एंड दैट द डिज़ायर ओनली एंड्स विद द डेथ। आप मरते हो तो ख़त्म होती हो, आप बूढ़े हो जाओ, ठीक है, आप बच्चे हो, आप यंग हो, कुछ भी एज में हो, पावर की डिज़ायर आप में नहीं जाती है। अब सवाल यह है, बच्चों में भी पावर की डिज़ायर होती है, बच्चों में कहाँ से पावर की डिज़ायर आ गई? ये एक सवाल है, सोचना इसके बारे में। ये मैं कुछ सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप सोचें, पावर के आइडिया को और ज़्यादा एक्सपैंड लेवल पर, ठीक है, बड़े लेवल पर सोचने की कोशिश करें। ह्यूमन नेचर है कहता, उसमें कॉम्पिटिटिव की भावना होती है और सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, अपना फ़ायदा वो पहले सोचते हैं। और कहते हैं जब वो अपना फ़ायदा वो पहले सोचते हैं ना, ऐसे ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, स्टेट का डंडा इन पे नहीं होगा, तो फिर वो ऐसी लाइफ बना देंगे अपने इर्द गिर्द जिसको वो कहते हैं वो लाइफ होगी सॉलिटरी में, पुअर, नास्टी, ब्रूटी, शॉर्ट, ऐसे वर्ड करते हैं, ऐसी लाइफ बना देंगे। बहुत बदतर, मतलब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहुत बदतर हालत हो जाएगी, किलिंग्स हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो ये एंडलेस डिज़ायर फॉर पावर से निकल कर आती है चीज़ें, ऐसी लाइफ इसलिए कहते बनती है। ओके, ये एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मेरे लिए ये डाउटफुल है, जिसको अभी मैं वेरीफाई करूंगा, इसका मेरे करेक्ट आंसर जो है वो सही नहीं लग रहा है जो यहाँ पर हमने लिख रखा है, जो ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है। तो यहाँ पर पता क्या दे रखा है, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ नेचर को ना इन्होंने ना ऑब्लिगेटरी तो बताया है, लेकिन देवर कमांडेड बाय गॉड बता रखा है। तो ये प्रॉब्लमैटिक है, कमांडेड बाय गॉड, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना होगा कि हॉब्स ने कमांडेड बाय गॉड लॉ ऑफ नेचर को कहा है या नहीं कहा है। तो ये अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम फिलहाल के लिए आज के सेशन में ड्रॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये फिर से वही आ गया, ये उनका फेमस कोट है, बार बार आता रहता है, ये अभी मैंने डिस्कस भी किया है। तो जैसे हॉब्स का ही है कि सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटी, शॉर्ट रहती है, ठीक है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, ये क्वेश्चन है जो आपको समझना होगा, इंडक्टिव मेथड की अडॉप्शन इनमें से किन किन थिंकर ने की थी? तो वो राइट आंसर है जो बताना है। गॉड एज ए रूलर मान सकते हैं, लेकिन अगर रूलर को गॉड मानने लगे, ये सारी चीज़ें विमल करने लगे, तो फिर डिवाइन राइट थ्योरी जिसको हॉब्स रिजेक्ट करते हैं, तो वो इंक्लूड हो रही है इसमें। तो एक बार देखना पड़ेगा कि अगर गॉड, कमांड ऑफ गॉड वर्ड यूज़ किया, किस कॉन्टेक्स्ट में किया, पूरा पैराग्राफ क्या था जिसमें उन्होंने ऐसी कोई बात की है। तो इसके आंसर भी आने लगे हैं। ओके, कुछ 3 कह रहे हैं और कुछ 2 कह रहे हैं। अक्षय 3 कह रहे हैं, अंजलि 3 कह रहे हैं, मुंचकिन 2 कह रहे हैं। ओके, द रियल ब्लिकी 11 कह रहे हैं, प्रजा कह रहे हैं, ठीक, 11 क्या, 11वां क्वेश्चन का थर्ड आंसर। ओके, तो 3 3 3 4 2 मिक्स से आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ना वो थर्ड है, बी और डी, यानी मैकियावेली और थॉमस हॉब्स
दोनों ने इंडक्टिव मेथड का सहारा रहा है अपने पॉलिटिकल थ्योरी को बिल्ड करने के लिए। रोशनी हेलो। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इंडक्टिव मेथड जो है हॉब्स ने अडॉप्ट किया है या लेकर आए हैं, तो बैकन का जो मेथड है एलिमिनेटिंग इंडक्शन का, तो वहाँ से ही ये मेथड वो साथ में लेकर चलते हैं। इसमें साइंटिफिक टेक्निक मैकियावेली भी यूज़ करते हैं। इंडक्टिव मेथड होता क्या है? देखो, दो मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। ये आपको पता ही होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। इंडक्टिव का मतलब है छोटे चीज़ से लार्जर की ओर जाना, ठीक है, और डिडक्टिव का मतलब है किसी लार्जर चीज़ से छोटे की ओर जाना, स्मॉलर पार्ट्स में जाना। अब हॉब्स इंडक्शन में आ रहे हैं, वो सबसे पहले छोटी चीज़ पढ़ते, कोर पकड़ते हैं, वो ह्यूमन नेचर को पकड़ते हैं कि तू आ इधर, क्या है तेरे अंदर, शैतान है कहते तेरे अंदर, बड़ा गंदा नेचर है तेरा, तू बहुत ही सेल्फिश है, तू तो मार भी सकता है किसी को, बहुत ही क्रिमिनोलॉजी तेरे अंदर बढ़ रखी है, ठीक है, वो इंसान को ऐसे डरे, और तू डरा डरा सा भी है, इनसिक्योर सा है। तो ह्यूमन नेचर को पकड़ते हैं, नेगेटिव ह्यूमन नेचर को, पॉजिटिव नहीं। कुछ लोग पॉजिटिव देखते हैं, हॉब्स नेगेटिव वे में देखते हैं। तो ह्यूमन नेचर पकड़ा, अब कहते हैं तेरा अगर ऐसा नेचर है ना, तो ह्यूमन का नेचर ऐसा ही होगा, आसपास और 10-12 लोगों को देख लो ऐसा ही दिखता है, कहते हैं मुझे तो। फिर यूनिवर्सलाइज करने लगते हैं अपनी थ्योरीज को, ठीक है, तो और मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, फिर सरकारें, लॉ एंड ऑर्डर, राइट्स, ड्यूटीज, ये सारी चीज़ें। तो पकड़ा छोटा सा था ह्यूमन नेचर, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं मतलब फिर स्टेट की थ्योरीज दे रहे हैं, गवर्नमेंट का कंसेप्ट दे रहे हैं, सॉवरन की बात कर रहे हैं, पावर के आइडिया दे रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत छोटे से की थी, तो इसको इंडक्शन कहते हैं, इस मेथड को ही इंडक्शन कहते हैं, इसी को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। गुड इवनिंग ड्रीम कह रहे हैं, आज तो लाइव ही ज्वाइन कर लिया, अरे बहुत बढ़िया, वेलकम आपका सर। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसे फ्री नोट दिए थे, उड़ीसा के लिए भी पीजीटी के पोस्ट आएगा भी। अभी उड़ीसा का कोई प्लान नहीं है, एमपी का प्लान था, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी तो हमने दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉमस हॉब्स ने पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कंस्ट्रक्ट की है वो ड्राइव कहाँ से की गई, उसका आधार क्या है, बेसिस क्या है? मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंसेस या सोशल साइंसेस, क्या आधार है उनका अपनी फिलॉसफी को बिल्ड करने का? अक्षत का एक आंसर आ गया है, त्रिपाठी जी कह रहे हैं ए आंसर है, यानी एक है। दिव्यांशी एक कह रहे हैं, विमल एक कह रहे हैं, श्रेया एक कह रहे हैं, सुनील 4 कह रहे हैं, अंजलि एक कह रहे हैं, ठीक है, ओके। एक को लेकर ज़्यादा जो है बहुमत मिल रहा है। तो यस, इसका सीधा साधा आंसर है, नेचुरल साइंसेस के प्रिंसिपल्स को उन्होंने अडॉप्ट किया है। कहते हैं जैसे नेचुरल साइंसेस में रीज़न, लॉजिक यूज़ किए जाते हैं, इंडक्टिव मेथड यूज़ किए जाते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ग्राउंडेड होती है सारी चीज़ें उनकी, मतलब आप उनको ना डिक्लाइन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वो अपने आप में काफ़ी हद तक परफेक्ट होती है उनकी थ्योरी। तो सोशल साइंसेज में ऐसी नहीं थी, डिबेट्स ही चली जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लॉजिक्स और तर्क उसमें है नहीं, विश्वास ज़्यादा है, वैल्यूज़ है कि उनको जैसे ठीक लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए। ऐसे होना क्या चाहिए? कहते जो चीज़ जैसे है उसको वैसे बताओ, रैशनलाइज करो, लॉजिकल बताओ। इसलिए नेचुरल साइंसेज से काफ़ी इंस्पायर है। इवन उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए और किसी भी चीज़ पे कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, हॉब्स ने ये सारी चीज़ें की है। यहाँ तक कि हॉब्स की भी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है अपनी लाइफ में। लेवियाथन, डी कॉर्प और ऐसी बुक्स तो उन्होंने लिखी है। हॉब्स का इसमें इंटरेस्ट तब आता है, अगर आपको पता नहीं है कि हॉब्स के पिताजी तो भाई छोड़कर चले गए थे बचपन में ही, इनके अमीर अंकल थे एक, उन्होंने इसको पाला है, ठीक है, हॉब्स को पैसे दिए इनकी एजुकेशन के लिए, पढ़ाया लिखाया। क्लासिकल लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट था शुरू में, बाद में ना ये यूरोपियन टूर निकालते अपनी लाइफ का, और यूरोपियन टूर में इनको गलीलियो जैसे थिंकर्स मिलने लगते हैं, तो वहाँ से बहुत इंस्पायर होते हैं, ज्योमेट्री ये सारी चीज़ों से बहुत इंस्पायर होते हैं। तो इसलिए इनकी हमें फ़िलासफ़ी में ये साइंटिफिक आउटलुक, रैशनल व्यू पॉइंट, लॉजिक, सारी चीज़ें हमें जो है देखने लगती है। उसमें लाइव टाइम अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे हो? रोशनी, अगर ब्रह्मास्त्र 3.0 कोर्स आपने लिया है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, और टेलीग्राम पे आप उस पर डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप का जो है आपको ईमेल पे मिल जाएगा। इन केस आपको नहीं मिल रखा है अभी तक तो आप ईमेल कर सकते हो, रिमाइंडर डाल सकते हो, आपको मिल जाएगा। ही वाज इन्फ्लुएंस, यस, गैलीलियो से बहुत इन्फ्लुएंस है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो वो लेकर आते हैं। अब ओके, आंसर आपको दिखाई दे दिया, बट एनीवे, पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट करते हैं अरिस्टोटल को कंप्लीटली। ये तो अभी हम हॉब्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए आंसर इसका हॉब्स है, मैं दिखाई देता हूँ। बट अरिस्टोटल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब भाई
अरिस्टोटल ऐसे हैं जिन्होंने प्लेटो की थ्योरीज को रिवाइज किया है, बहुत सारी चीज़ें कही है, पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं, और हॉब्स आकर उसको कहते हैं मैं रिजेक्ट करता हूँ अरिस्टोटल को कम्प्लीटली, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, ये बहुत जानना जरूरी है। कहते हैं अरिस्टोटल टेलियोलॉजिकल और नॉर्मेटिक व्यू देते हैं पॉलिटिक्स का। इसका मीनिंग ये है कि मैंने अभी शुरू में समझाया था कि अरिस्टोटल गुड लाइफ की बातें करते हैं। वो कहते हैं सरकारें कैसी होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ट गवर्नमेंट कैसी होती है, क्या फॉर्म होनी चाहिए उसकी, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। गुड लाइफ क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होगी ह्यूमन बींग्स के लिए, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। और उस कहते हैं ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इधर से एक इंसान से दूसरे इंसान को मिलो, गुड लाइफ के पैमाने बदल जाएंगे, डिज़ायर्स बदल जाएंगी, इच्छाएँ बदल जाएंगी, सबके अपने अपने मतलब है, अपनी अपनी समझ है। तो आप उन सब चीज़ों के इर्द गिर्द अपनी थ्योरीज और स्टेट को या गवर्नेंस के सिस्टम को बिल्ड नहीं कर सकते। इसलिए हॉब्स ने रिप्लेस कर दिया ऐसे नॉर्मेटिव आइडिया को, टेलीलॉजिकल आइडिया को, मैकेनिस्टिक व्यू से इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी पर काम किया। इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना वर्स्ट सिनेरियो में क्या क्या कर सकते हैं। तो हॉब्स ने वर्स्ट के सिनेरियो में अपनी थ्योरीज को बिल्ड किया है कि अगर वो जाते हैं, ठीक है, डर से अपने आप को प्रिजर्व करने के चक्कर में किसी को मार रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है। फिर एब्सोल्यूट सॉवरेन आता है, वो सारी चीज़ें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो थ्योरी आपकी हॉब्स की आपकी क्लियर होगी। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने बनाया, ये जानना होगा आपको कि पावर नॉट द राइट इज़ द फोकल पॉइंट फॉर हॉब्स। लेकिन ये ऐसे क्यों है कि पावर को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, राइट को नहीं दी जा रही है। रीज़न बताना है आपने कि हॉब्स पावर को इंपॉर्टेंट देते हैं, फोकल पॉइंट रखा हुआ है, क्यों। तीन आंसर आ रहे हैं अंजलि का, अक्षय 4, या अंजलि का शायद पिछले क्वेश्चन का 3 था, दिव्यांशी 4, ठीक है। और कौन है, यश पांडा 3 कह रहे हैं, सुनील गिरी 4 1 कह रहे हैं, द रियल बेकी जो है 4 कह रहे हैं, जिया मदद भी 4 कह रहे हैं, ठीक है। पिंटू 3 कह रहे हैं। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं और कुछ 4 भी आ रहा है, ठीक है। लेट्स से इसका आंसर ये है, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल। किसी ने आंसर दिया, पीपल आर नॉट गुड इन हिज वे, ही वॉज नेगेटिव परसेप्शन टुवर्ड्स इंडिविजुअल। यस, तो इसलिए पावर जो है फोकल पॉइंट है। इसको थोड़ा सा ना हमें समझना होगा इन ए वे। कैसे समझना है, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर तो आप समझते हैं ना, स्टेट ऑफ नेचर वो है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट, कोई सरकारें, कोई पुलिस, कोई जुडिशरी, आर्मी, कुछ है ही नहीं। स्टेट ऑफ नेचर वो है, इंडिविजुअल्स टोटली फ्री है, ठीक है, फ्री है, इक्वल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं वो वहाँ पर एक्शन लेते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे, डर के बेसिस पे, सर्वाइवल के बेसिस पे, क्योंकि है नहीं ना उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई, ये नहीं, अपनी जान का, माल का खुद ही जिम्मेदार है वो इंडिविजुअल। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि फिर राइट और जस्टिस का कोई कंसेप्ट है ही नहीं ऐसे केस में, क्योंकि हर एक के लिए जस्टिस क्या है वो अलग है, वो अपने हिसाब से सोचेगा, ठीक है। चोर ने चोरी की, वो कहता मुझे भूख लग रही थी, कुछ नहीं था तो मैंने चोरी कर ली, भाई मैंने तो सही किया, मैं क्या करूँ, भूखा मर जाऊँ क्या, अब सर्वाइवल के लिए करना पड़ रहा है, तो उसके लिए चोरी करना जस्टिफाइड है, चोरी करना उसका राइट बन रहा है। लेकिन वहाँ पर कोई जस्टिस देने वाला या उसको जज करने वाला कोई है नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन ऐसे डिफरेंट होती जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पर राइट तो जस्टिस तो है ही नहीं, मॉरल लीगल स्टैंडर्ड भी फिर सब्जेक्टिव हो गए, सबकी जस्टिस के मायने अपने अपने, सब अपने हिसाब से जो मन में आया करी जा रहे हैं, और जो मन में आया उसको जस्टिफाइड करी जा रहे हैं। तो क्योंकि कॉमन अथॉरिटी है ही नहीं, किसी पर चलती नहीं, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आ जाती है कि राइट थोड़ी ना फाउंडेशन हो सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का, एकदम से कैसे राइट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबके मायने अलग अलग है। जब जस्टिस का आइडिया ही क्लियर नहीं है, जब मोरालिटी का आइडिया ही क्लियर नहीं है, तो कौन सी ठीक और चीज़ गलत है ये भी क्लियर नहीं है, तो किस तरह के राइट्स दिए जाएंगे, किस तरह के नहीं दिए जाएंगे, ये कैसे क्लियर हो सकता है। तो राइट पॉलिटिकल ऑर्डर की फाउंडेशन नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए पीस एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए हॉब्स ने जो जस्टिफिकेशन दी वो है पावर, पावर, सॉवरेन की पावर। कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को मारेंगे, मार काट कर सकते हैं, किलिंग्स कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को डील करने के लिए, स्टेट ऑफ नेचर से बाहर लेकर आने के लिए रूल्स इस्टेब्लिश करने होंगे, लॉ एंड ऑर्डर बनाना होगा, और उसके लिए चाहिए पावर, इन पे पावर चाहिए। तो इसलिए इनकी थ्योरी का आधार जो है, फोकल पॉइंट जिसे कहते हैं, वो पावर है, राइट नहीं है। अब समझ आ गया आपको
क्यों वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, क्यों वो पावर की बात करते हैं, क्यों वो सीधे राइट की बात नहीं करते, क्यों इंडिविजुअल को राइट देने की बात नहीं करते। राइट उनके लिए नहीं इंपॉर्टेंट, पहले कहते पावर को जो है हमने वो चीज़ें समझनी है। अब ये भी एक कोट है, लेकिन हमने ये जानना है कि इसके मायने क्या है। मतलब मुझे पता है इसका आंसर आपको पता है, क्योंकि हम जिस थिंकर के क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर तो आपको पता चल ही जाता है किसका कोट है, लेकिन कोट में कहा क्या जा रहा है, सवाल वो खड़ा होता है। तो ऐसा आंसर सबको पता ही है इसका कि थॉमस हॉब्स आंसर है, ठीक है। फेलिसिटी क्या होता है पहले तो ये समझाओ। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, ये छोड़ दो, मुझे पता है इसका आंसर थॉमस हॉब्स सब बता देंगे। फेलिसिटी क्या होता है ये बताओ, हॉब्स के लिए फेलिसिटी क्या है? बताओ बताओ। Felicity means having hunger for success continuously, but he does not get success but death in the end. Felicity का मतलब है कंटिन्यूस डिज़ायर है, ठीक है। सब मीनिंग लेकर आ रहे हैं, वही है। मीन्स हैविंग ए हंगर फॉर सक्सेस कंटिन्यूसली, और कंटिन्यू डिज़ायर भी एक ही चीज़ है। ईशा कहते हैं कि इशिका कहते हैं फेलिसिटी एक कैलकुलेटर है, ठीक है। फेलिसिटी एक कंटिन्यूड एस्पिरेशन और डिज़ायर है, ठीक है। फेलिसिटी जो कैलकुलेटर आप कह रहे हो वो जर्मी बेंथम के यूटिलिटी वाले आइडिया का आप कह रहे हो कि वो कहते हैं हम यूटिलिटी को मतलब सुखों को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो तब वो फेलिसिटी के कैलकुलेशन की तब बात करते हैं। फेलिसिटी की जो डेफिनेशन है थॉमस हॉब्स की मेजर वर्क लिवाइथन से आती है, 1651 में होता है। फेलिसिटी का मतलब आप जैसे डिज़ायर कह रहे हो, कंटिन्यूस डिज़ायर कह रहे हो, वो भी जस्टिफाइड है, और एक ह्यूमन हैप्पीनेस के साथ भी इसको एसोसिएट किया जाता है। लेकिन ये कहते हैं स्टैटिक स्टेट में होता ही नहीं है, ये बढ़ती रहती है, कंटिन्यू प्रोग्रेस में रहती है। एक डिज़ायर, एक इच्छा आपकी पूरी होती है और दूसरी इच्छा आपकी शुरू हो जाती है, तो जंप करती रहती है आपकी इच्छा, ठीक है। मन टिकता नहीं है, आपका टिकाव नहीं है आपके मन की इच्छाओं को, वो बदलती रहती है। तो फुल आइडिया ये है, ये स्टेटमेंट याद रख लेना, फेलिसिटी इज ए कंटिन्यूअल सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ए मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्ड। तो ये फुल आइडिया है उनका। हॉब्स बेसिकली मटीरियलिस्टिक और मैकेनिस्टिक व्यू दे रहे हैं ह्यूमन नेचर का। वो कहते हैं उनकी डिज़ायर कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती है, अगर हो जाती है तो नई शुरू हो जाती है। तो हैप्पीनेस जो है उनको पता है कैसे मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस का राज क्या है। हॉब्स कहते हैं वो राज ये है, आप अपनी डिज़ायर्स, इच्छाएं पूरी करते जाओ, धीरे 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 पूरी करते जाओ, हैप्पीनेस आपको मिलती जाएगी। क्योंकि आपकी हैप्पीनेस कभी परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना ट्रैंक्विलिटी जो है ऑफ माइंड पॉसिबल नहीं है। हॉब्स कहते हैं पीस ऑफ माइंड पॉसिबल नहीं है, परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पॉसिबल नहीं है। तो हैप्पीनेस कंटिन्यू मिलती रहे तो आप अपनी डिज़ायर्स को जो है परस्यूट करते जाओ, एक पूरी होगी दूसरी कर लो, फिर दूसरी पूरी होगी फिर तीसरी पे मूव कर जाओ। इसलिए आपका मन जो है बहलता रहेगा, लगा रहेगा, ठीक है। ये सेशन ख़त्म होता है, आपने कुछ सीखा है तो आप ज़रूर लाइक करते हुए जाइए, ठीक है, इस सेशन में। दूसरी चीज़ ये है कि लेट मी सी, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, लेकिन कुछ मैं नोट्स देख लेता हूँ कि अगर है, इज़ इट विजिबल टू यू? ठीक है, हाँ आई थिंक थोड़ा मेरी तरफ से लैग चल रहा है, मुझे लेट दिख रहा है, बट आपको विजिबल है। तो ये थोड़े से नोट्स है, एक बार देख लेते हैं। हमने कुछ कुछ चीज़ें जो है सारी कवर कर ली है कि नहीं, ब्रह्मास्त्र के नोट्स हैं, तो एक बार मैंने वो भी खोल लिया। बेसिक चीज़ें हैं लाइफ, ठीक है, इंग्लैंड की। मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया है कि कैसे उनके पिताजी उनको छोड़ देते हैं, या फिर उसके बाद अमीर चाचा जो है उन्हें पढ़ाते हैं। पब्लिकेशन फर्स्ट उनकी जो आती है किन चीज़ों पर आती है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन फेमस होते हैं लवाइथन को लेकर। फेयर एंड आई बॉर्न ट्विंस, ये स्टेटमेंट अभी हमने नहीं आज रीड की है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार आती है, PYQ में भी आती है, ठीक है। जहाँ पर वो फेयर की जो फिलॉसफी है ना, ठीक है, डर की, वो बात करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं मैं जब पैदा हुआ था उसके साथ मेरा डर पैदा हो गया, तो ये मेरे साथ नहीं है, ये हर इंसान के साथ ही कहते होता है। तो हम डर डर के जीते हैं, तो उसी डर की वजह से, उस डर से बचने के लिए हम बहुत सारे लाइफ के डिसीजन लेते हैं। तो ये हो गया एक, ये स्टेटमेंट है, ये हमने स्टेटमेंट रीड की है, ठीक है, कि ह्यूमन नेचर को वो जो समझते हैं तो स्पिरिचुअल वे में नहीं समझते। मेजर बुक से एक बार देख लेते हैं,
क्विकली रिवाइज करते हैं। दी चाइव लैटिन, ठीक है, और 1642 में आती है। लेवाइथन है 1651 में आती है, ठीक है। एक याद रखना, ये 1642 की बुक का ना एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो फिलोसफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक क्विकली रिवाइज ये भी कर लेते हैं। डी कॉर्प बुक, जिसको ऑन द बॉडी कहते हैं, ट्रांसलेशन में 1655 में आती है। डी होमाइन, जिसको ऑन मैन कहते हैं, 1658 में आती है, ठीक है। बेमोद भी आती है, ठीक है। ये चीज़ें होगी। मेथड गलीलियो से इंस्पायर्ड थे, थ्योरी ऑफ मोशन से इंस्पायर्ड है, लाइफ को भी मोशन में वो देखते हैं, ठीक है। मैकेनिस्टिक व्यू देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे छोटी मोटी जो है डिस्कस कर ही ली है। फिर क्या हमने ये बहुत एग्जाम में ये फैक्ट्स आ रखे हैं, तो क्या ये हमने पढ़ लिया? यस, पॉलिटिक्स वाज नोज ओल्डर देन हिमसेल्फ, ये हमने कवर कर लिया। ये 2023 की जून में आया था, ठीक है। अब हमने इंडक्टिव मेथड भी देख लिया, हॉब्स यूज़ करते हैं, 2019 के दिसंबर में आया था। फिर हमने देखा है कि मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी में, नेचुरल साइंसेस को यूज़ करते हैं, ये 2018 में पूछ रखा था। कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं अरिस्टोटल को, ये भी 2017 के नवंबर पेपर में आ रखा है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। क्रक्स, बहुत सारी चीज़ें आपने मुझसे समझ ली होगी। और याद रखना, हॉब्स की सारी थ्योरी ना डर से बनी हुई है, तो इसलिए बनी हुई है कहते हैं क्योंकि इंग्लिश सिविल वॉर देखा है, मार काट देखी है, लोगों को मारते हुए देखा है। कहते हैं जो स्टेट ऑफ नेचर पिक्चराइज किया है ना हॉब्स ने, अगर लॉ एंड ऑर्डर या स्टेट ना हो, तो वो एक तरह से इंग्लिश सिविल वॉर में उन्होंने जो जो देखा वैसे पिक्चराइज कर लिया उन्होंने, तो ये भी कहा जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें, ह्यूमन नेचर को तो हमने समझ लिया कि वो नेगेटिव वे में देखते हैं, कि आइसोलेटेड है, ईगोइस्टिक है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, ठीक है। प्लेजर को परस्यू करते हैं, पेन को अवॉइड करते हैं, डिज़ायर से ड्रिवन होते हैं, डिज़ायर फॉर पावर डेट एंड्स विद द डेथ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन करने से हमें ये होता है कि हम बहुत मेजर चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ये भी लाइन हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर को वो कैसे देखते हैं, स्टेट ऑफ नेचर मैंने समझा दिया, एक प्री कंडीशन होती है जहाँ पर स्टेट नहीं है या कोई पोलिटिकल अथॉरिटी जब फेल होती है, वो भी स्टेट ऑफ नेचर ही कहलाया जाएगा। लॉ ऑफ नेचर में बात आती है, ठीक है। यहाँ पर ये शिफ्ट में मैंने लिख रखा है, ये डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में लिखा है उन्होंने कि ये हॉब्स का है, बट मुझे डाउट आ रहा है कि इसको वेरीफाई करना चाहिए, कभी कभी ऑफिशियल आंसर्स भी गलत हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखना, हॉब का कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल है, हमेशा चलता रहेगा, इररिवोकेबल है, कभी भी अंडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी पूछा जाता होता है कि हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है परपेचुअल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आती होती है। तो बेसिक चीज़ें जो आपने याद रखनी है, इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म पर उनके लॉजिकल फिलॉसफी और थ्योरी पता होना चाहिए कि वो कैसे एब्सोल्यूट को डिफेंड करते हैं। इंडिविजुअलिज्म के आइडिया में वो कैसे इंडिविजुअलिज्म को लेकर आते हैं, चाहे वो इंडिविजुअलिज्म को लेकर भी आते हैं लेकिन इंडिविजुअल के राइट्स की बात नहीं करते हैं, वो लॉ जाकर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक आपने याद रखनी है। लिबर्टी है, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर उनका बहुत अच्छी कमेंट्री है, ठीक है। 4 रीज़न बताए हैं, ठीक है, कि वाई सॉवरेन को हमें क्यों ओबे करना चाहिए, तो ये 4 रीज़न जो है दे रखे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हम कवर करते रहते हैं। इनकेस आप इंटरेस्टेड है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कवर कर सकते हो। बाकी हम टॉप 50 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है सीखना। आप लोग बने रहें मेरे साथ, वही बहुत बड़ी बात है। आज अगर आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, डू लाइक, ठीक है, लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करते हुए जाइए। और सेशन के बाद सेशन में क्या क्या अच्छा लगा, कोई फीडबैक, किसी तरह का कमेंट, एनीथिंग आप ज़रूर लिखिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं, अलविदा लेते हैं। और सर देयर इज़ नो हेल्पलाइन नंबर, कोर्स में रणभूमि टेस्ट दिया आपने, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, आपने support@eduseeker.in पे ईमेल करना है, तो आपको वहाँ से रेजोल्यूशन मिलेगा अगर उसमें हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको रेजोल्यूशन जो है प्रोवाइड करा देंगे। क्या आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन करवाते हो, पेड प्रॉपर बैच दिसंबर फर्स्ट अटैम्प्ट दोगी, तो आप बताओ कैसे। यस मैं करवाता हूँ, मतलब आप शायद नए हैं लेकिन आपको नहीं पता है, लिंक दे रखा है पेड बैच का डिस्क्रिप्शन में। आप फुल फ्लैज बैच हमारा चल रहा है, ये इनफैक्ट मैं बैच के नोट्स ही है जो दिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, उसमें से समझा रहा हूँ। फुल बैच चल रहा है, देखिए आपको थोड़ा सा और दिखा भी देते हैं इन केस इंटरेस्टेड हो आप। शेड्यूल देख सकते हैं आप हमारे बैच का कैसे चल रहा है, क्या क्या हमने क्या क्या चीज़ें कब तक करनी है। ये दिसंबर तक शेड्यूल चलेगा। तो अभी करंटली हम कहाँ पर चल रहे हैं, कौन से मंथ में चल रहे हैं? ओके जुलाई के, ये 8 हो गया, अगस्त के मंथ में चल रहे हैं, आने वाला है।
तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। कल कार्ल मार्क्स आपको मिलने वाला है लेक्चर। तो होता क्या है, जैसे ही हमारा कोई यूनिट खत्म होता है तो आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलता है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी का टेस्ट 18 तारीख को स्टूडेंट को मिल गया था, ठीक है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल थॉट को कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल थॉट जैसे ही एंड होगा फिर पॉलिटिकल थॉट का टेस्ट आपको मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, तो वो टेस्ट में आपने अम्पेयर होना होता है। तो ऐसे ही कोर्स चलता है, ठीक है। आप एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप यस दे सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में जो एमए में जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, लेकिन वो पेपर दे सकते हैं और वो एलिजिबल भी है, ठीक है। क्योंकि आपने विद इन 2 ईयर्स आपने अपनी एमए कंप्लीट कर लेनी होती है, इसलिए आप क्वालिफाइड हो, एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। अप्लाई कीजिए, बिंदास होकर कीजिए, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही रैदर अटैम्प्ट देना शुरू कर देना चाहिए, सो डैट मास्टर खत्म होते होते जेआरएफ आपके हाथ में होना ही चाहिए। आप पीएचडी में एनरोल करना चाहते हो तो बेनिफिट रहेगा, आपको फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाएगी। अक्षत कह रहे हैं सर एमए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सो मैं तो दे सकता हूँ ना इस बार नेट का। हाँ मैंने बता दिया, यस यू कैन गिव, दे सकते हो एमए फर्स्ट सेमेस्टर वाल। सर टाइमिंग बता दीजिए, मैं टाइम से पहले ही नहीं आ पाती हूँ क्लास में। आप बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आएगी आपको, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। टाइम बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 10:30 बजे आता हूँ मैं एक दिन, अगले दिन उसके पेपर 1 की क्लास होती है, 10 सवा 10 बजे मैम आते हैं, ठीक है। तो 10:30 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, अल्टरनेटिव डे पे मैं क्लास लेता हूँ, तो आ जाना आप टाइम पर, ठीक है। आई थिंक इनफ है आज के लिए, काफ़ी चीज़ें हो गई है, अलविदा लेते हैं, चलते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हो गए आप कमेंट में पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर करता रहूँगा, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट।